ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि पहले तो तुम यहाँ पर चूज़ कर लो कि तुम्हें करना क्या है। जैसे लोग आपको ये बोल देते हैं सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरियाँ कितनी तरह की होती हैं मैं पहले आपको बता दूँ। पहली सरकारी नौकरी होती है एसएससी, जिसको मिनी आईएएस भी कहा जाता है, जिसके अंदर में शुरुआत होती है 10वीं लेवल से। अगर आप 10th पास हैं, तो आप एमटीएस और जीडी की 2 परीक्षाएँ दे सकती हैं, जिसका अपना एक क्रेज़ होता है, ठीक है? अगर आप 12th पास हैं, तो आप सीएचएसएल का पेपर दे सकते हैं और अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो आप यहाँ पर सीजीएल सीपीओ का पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा एक और पेपर होता है जो फेज़ के नाम से होता है और हर साल अलग-अलग आता है। इसमें 10वीं लेवल के लिए भी वैकेंसी होती है, 12वीं लेवल के लिए भी होती है, ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी होती है। लेकिन इसके अंदर में थोड़ा-सा पेचीदा मामला फँस जाता है। इसमें यहाँ पर थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होता है जो हर किसी के पास नहीं है। जैसे अब लाइब्रेरियन का भर्ती निकल गया, तो लाइब्रेरियन का एक्सपीरियंस चाहिए, नर्स का निकल गया तो उसका एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो नहीं होता तो भर्ती नहीं हो पाती है। तो मुख्य रूप से आप इसमें ये मान सकते हैं 10वीं पर जीडी एमटीएस जिसमें काफ़ी सारे अच्छा जीडी में बहुत वैकेंसी आता है, हर साल 50,000 के करीब में ऑन एन अप्रॉक्सिमेट वैकेंसी आ रहा होता है और पैरामिलिट्री फोर्सेस में तुम कांस्टेबल लेवल पे जाते हो। देखो जीडी और सीपीओ दोनों लगभग समान है डिपार्टमेंट इनके, बस इसमें कांस्टेबल लेवल पे लगते हो और इसमें सब इंस्पेक्टर लेवल पे लगते हो। जैसे अगर बीएसएफ में आ गए तो बीएसएफ में आ जाओगे, यहाँ कांस्टेबल बन के, यहाँ सब इंस्पेक्टर बन के। और जो सीजीएल होती है रॉयल नौकरी होती है मतलब जो क्लर्कल मतलब एक तरीके से जो आईएएस, आईपीएस होते हैं, उनको जो असिस्ट करने वाले लोग होते हैं, जैसे नेता मंत्री को आईएएस, आईपीएस करेंगे, उनको असिस्ट करने वाले जो होंगे वो सीजीएल वाले होंगे। आम भाषा में तुम्हें समझा रहा हूँ। और बाकी भारत में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी अलग-अलग जगह पर हैं, जो उनके टाइपिंग का काम करने का होता है, डेटा फीड करने का काम होता है, वो सीएचएसएल वालों का होता है। तो पहले ये समझो कि तुम बनने क्या जा रहे हो। अगर उसी में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, तो बेकार है तैयारी करना, फिर तो मत करना। ठीक है? यहाँ पर है। उसके बाद आ जाते हैं रेलवेज़ में। रेलवे में भी उसी तरीके से अगर आप 10वीं पास हैं, तो आप ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं और बाकी जो भर्तियाँ हैं वो आपकी मेरे भाई यहाँ पर ग्रेजुएशन के बेसिस पर आ जाता है। इसमें भी थोड़ा अलग-अलग टेक्निकल होता है, जैसे टेक्नीशियन में अलग डिग्री हो गया, उसके बाद में बाकियों में अलग हो गया। तो ये जो है, ये डिटेल में हम आपको बता देंगे रेलवे वाली चीज़ में, ठीक है? अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर तीसरा स्टेट एग्ज़ाम। स्टेट एग्ज़ाम एक तरीके से ऐसा होता है मेरे भाई सदाबहार नहीं होता, ये मौसम के ऊपर में होता है। जैसे यहाँ एसएससी क्या होता है इसको सदाबहार कहते हैं, रेलवे को क्या कहते हैं सदाबहार क्यों? साल भर इनकी वैकेंसियाँ अलग-अलग परीक्षा की होती रहती है, आते रहता है, एग्ज़ाम होते रहता है। यहाँ पर इनका अलग-अलग परीक्षा का आते रहता है, होते रहता है, क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल के द्वारा है। तो पूरा कैलेंडर होगा जैसे जनवरी में इसका पेपर, फरवरी में इसका, मार्च में इसका, तो एक में नहीं भी होता है तो बच्चा उसी तैयारी पे दूसरा दे सकता है, उसी तैयारी पे तीसरा दे सकता है। जैसे सीपीओ देने वाले जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे के सारे सीजीएल वाले होते हैं। एक भी बच्चा मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा जो ये कहे कि हमने सीजीएल की तैयारी नहीं की थी जी, हम तो पहले दिन से सीपीओ माइंड में वाले थे। तो क्या होता है इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा, नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा इस तरीके से। तो इनमें क्या होता है ना कि इसीलिए हमेशा माहौल बना रहता है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा नोटिफ़िकेशन का वेट नहीं करते, उनको पता है कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है तो मुझे वेट नहीं करना होगा, शुरू से पढ़ाई करना होगा, शुरू से अपना लगातार लगते रहना होगा। जैसे एग्ज़ाम आएगा फॉर्म भरेंगे, यहाँ पर पेपर देंगे, सिलेक्शन हमारा हो जाएगा। अब इनमें क्या होता है मेरे भाई नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार। आपने देखा कि यूपीएसआई में यूपी में दरोगा बनने का अवसर मिला तो सही, लेकिन 4 सालों के बाद में। कांस्टेबल में अभी से पिछले 3 सालों में रेगुलर वैकेंसी आई है, नहीं तो उसके पहले इसमें भी नहीं आता था। बाकी स्टेट में आप देखोगे बिहार में जो एसएससी की हालत है वो ऐसा है 10 से 12 साल लग जाते हैं एक भर्ती कंप्लीट कराने में। ठीक है? तो स्टेट में कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ प्रशासन और बाकी चीज़ें सही हैं, भर्ती बोर्ड सही तरीके से काम कर रही है, तो वैकेंसी रेगुलर हो जाती है और नहीं है तो नहीं होती है। इसीलिए ज़्यादातर बच्चों का रुझान इधर रहता है। जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं, जो मेरे भाई यहाँ ज़्यादा चकाचौंध या बाकी कॉम्पिटिशन में उतना नहीं जाना चाहते हैं, जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, तो वो इनमें जाना चाहते हैं। इंग्लिश वालों के लिए मेरे भाई एसएससी सीजीएल है और जिनका इंग्लिश में एकदम हाथ तंग है, वो रेलवे और स्टेट एग्ज़ाम को प्रेफ़र करते हैं क्योंकि इसमें भी इंग्लिश नहीं आती और इसमें भी इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है? तो पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द बैटलफ़ील्ड कि भैया यहाँ पर डिसाइड करो कि तुम्हें कहाँ युद्ध लड़ना है। पता चले कि तुमको गोली बंदूक चलाने आता है और उस युद्ध में शामिल हो गए जहाँ तो सिर्फ तीर और कमान ही तुम्हें मिलेंगे चलाने के लिए, तो तुम वहाँ निश्चित परास्त होकर के आओगे। तो यदि इंग्लिश आती है तो इस पे फ़ोकस करो, नहीं आती है तो इधर फ़ोकस करो। सबसे ज़्यादा पैसा पावर कहाँ है? एसएससी में, उसके बाद रेलवे में और उसके बाद स्टेट में। स्टेट में देखो अब क्या है, स्टेट में मैं आपको बताता हूँ। स्टेट में भी है जैसे यूपीएसआई, यूपी में दरोगा, पैसा भी है, पावर भी है, लेकिन फिर वही बात आती है वैकेंसी कितने सालों के बाद में? 4 सालों के बाद में। तो ऐसा बुढ़ापा तुमको अपना थोड़ी लगाना है। ये 4 साल तक दरोगा बनने का सपना देखेंगे और पता चले भर्ती आए और गलती से कोई क्वेश्चन में गलत हो गया या कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया, नहीं हुआ तो फिर 4 साल तुम जवानी और अपना बर्बाद करोगे। ठीक है? तो वो नहीं होता है जनरली जब भर्तियाँ आती हैं लोग जागरूक होते हैं, देते हैं बट हमेशा उसी को माइंड सेटअप लेकर के वो नहीं चलते हैं।
ठीक है? अब ये जितनी भी एग्ज़ाम्स की आपकी तैयारी है, इनमें यहाँ पर पहली बात तो कौन-कौन से विषय पूछे जाते हैं। इनकी एग्ज़ाम्स की थोड़ी-सी और डिटेल में हम चलते हैं। जैसे अगर हम एसएससी की बात करें, मैंने आपको बता दिया कि हाँ भाई, ये परीक्षाएँ होती हैं, ठीक है? तो उनका थोड़ा हम और डिटेल विश्लेषण हम लोग करते हैं पहले। जैसे सीजल की बात करें, साल 2022 में 36,000 वैकेंसी आई थी और 35 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। 2023 में 8,500 वैकेंसी आई, फॉर्म कम भरा। वैकेंसी को देख कर के लोग एकदम जो है ना उतावले होते हैं, हमको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना है। वैकेंसी ड्रॉप, लोगों का फॉर्म भरना ड्रॉप। फिर 2024 में वैकेंसी बढ़ी, फिर 36 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। 25 में वैकेंसी जो है 15,000, तो 28 लाख के करीब में फॉर्म भरा। तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए कि पहली बात, मुझे पॉजिटिव रहना है, अच्छे तरीके से तैयारी करना है। हर साल वैकेंसी आती है और हर साल वैकेंसी आती है, तो इस वैकेंसी में एक तो मेरा भी होगा ही होगा। ऐसी ही वैकेंसी एक 2019 की भी थी और उस वैकेंसी के सिलेक्शन की लिस्ट में एक नाम था और वो था आदित्य रंजन। मुझे बाकी सीटों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मैंने हमेशा एक सीट के लिए फाइट किया कि भैया इतना पोस्ट है ना, भाड़ में जाए बाकी दुनिया, हमको मतलब नहीं बनता है। मेरा एक सीट उसमें होना चाहिए। हम इस हिसाब से अपना मेहनत करेंगे। नो डाउट एसएससी के अंदर कमियाँ हैं, नो डाउट वहाँ पर जो है वो थोड़ी वेंडर इश्यूज़ हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं स्टिल फिर भी एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा, और वो ये कि इतनी सीट तो है ना, और जब इतनी सीट आ रही है तो उसमें एक सीट तो होगा ना आपका भी, तो उसके लिए फाइट करो। इस बार भी जैसे मैंने इंटरव्यू लिया, ऑल इंडिया रैंक 1 का वहाँ पर इंटरव्यू लिया, उसके सिस्टम में भी दिक्कत आई थी, उसके साथ भी टेक्निकल इश्यू था, लेकिन उस टेक्निकल इश्यू का बहाने के ऊपर में वो रह जाता, तो वो मेहनत करके अपना पोस्ट प्राप्त नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसने क्या डिसाइड किया कि मेरे हाथ में मेरी मेहनत है, मैं वो करूँगा और वो प्राप्त करूँगा। बाकी एसएससी को तो ये बिल्कुल समझना चाहिए कि जो कमियाँ हैं उसके ऊपर में वो सुधार कर ही ले तो बेहतर है। ऐसे ही अगर हम सीपीओ की बात करते हैं, सीपीओ में कांस्टेंट वैकेंसीज़ आपको देखने को मिल रही है। सीएचएसएल में लगातार वैकेंसीज़ आपको देखने को मिल रही है। एमटीएस में लगातार वैकेंसीज़ आपको देखने को मिल रही है। जीडी इसमें अभी मैंने इंक्लूड नहीं किया है। जीडी का नंबर देखोगे ना, तो जीडी तो एक तरफ़ा होता है। सारे लोगों का साल भर का वैकेंसी मिला दो और जीडी का एक तरफ 1 साल का मिला दो, तो भैया बराबर है। 50,000 के करीब में वैकेंसी। समझिए, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा ग्रामीण वाले बच्चे जीडी में रहते हैं और उसके बाद में धीरे-धीरे थोड़ा टेक्निकली जो और बच्चे हैं, वो इसमें रहते हैं। जैसे अगर आप बात करोगे सर बीटेक वाले बच्चे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, तो वो सीजल में रहते हैं। ठीक है? ऐसे मान के चलिए, ठीक है? अब उसके बाद में जैसे क्या होता है, आपका कॉम्पिटिशन भी फिर उन्हीं लोगों के बीच में हो रहा होता है। जैसे अब मानो कोई बच्चा है, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, 10वीं 12वीं ठीक-ठाक की है उसने, वो सोचे सीजल की तैयारी करना, तो उसको थोड़ा कॉम्पिटिशन टफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जितने भी होंगे, वो थोड़े अच्छे लेवल के होंगे, मैच्योर लेवल के होंगे। लेकिन अगर वो जीडी में तैयारी करेगा, जीडी या सीएचएसएल का फॉर्म भरेगा, तो वहाँ थोड़ी कॉम्पिटिशन कम होगी, सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए कई बार होता भी है, आपने देखा होगा कि बच्चे जो है वो सीजल, सीएचएसएल की तैयारी करते हैं, लेकिन एमटीएस जीडी का भी फॉर्म भरते हैं, सिलेक्शन होता है। मुझे पिछली बार याद है, पिछली बार 2024 में ऑल इंडिया रैंक 13 जो प्रतीक थे, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था और जब लिया था 2023 की बात मैं बता रहा हूँ, ऑल इंडिया रैंक 13 की, तो वो बच्चा एमटीएस में पोस्टेड था केरला में और वहाँ से वो तैयारी कर रहा था। पहले तो उसने सोचा किसी भी हाल में एक नौकरी ले लेता हूँ, तो उसने एमटीएस का पेपर दिया। एमटीएस के पेपर में क्योंकि कई लोग बाद में बोलेंगे, "अरे! आप तो झूठ बोल रहे हो, सीजीएल वाला बच्चा एमटीएस की तैयारी कहाँ से करेगा? एमटीएस में सिलेक्शन भला क्यों लेगा?" भाई लोग लेते हैं। वो उस समय ये नहीं देखते कि नौकरी क्या है, बस उनको ये चाहिए होता है पोस्टिंग चाहे अंडमान निकोबार में भी दे दो, नौकरी दे दो, हमें ये हालत है। तो ऑल इंडिया रैंक 13 जो था वो लड़का मेरे भाई उस समय एमटीएस में पोस्टेड था केरला में और उसके बाद अगली बार पेपर दे करके सीजीएल में ऑल इंडिया रैंक 13 लेकर के आया और तब जाकर के अच्छी पोस्ट ली। छोड़ो आप हटाओ पिछली बार का 2024 का आप केस उठा करके देखो, सबसे लास्ट में मैंने एक पॉडकास्ट लिया था ऑल इंडिया रैंक 10 का, वो एमटीएस में हवलदार में थे और उसके बाद एमटीएस की तैयारी करते-करते उन्होंने सीजीएल का फॉर्म भरा था और सीजीएल में ना सिर्फ सिलेक्शन लिया बल्कि ऑल इंडिया रैंक 10 लेकर के आए थे। ठीक है? तो एसएससी का ये एक पूरा-पूरा बैटलफील्ड है। इसमें आप तैयारी किसी एक की भी करें तो सिलेबस सबका सेम होता है। आप इसमें से किसी का भी फॉर्म भर सकते हैं, सिलेक्शन किसी में ले सकते हैं, बाद में अपना धीरे-धीरे तैयारी के साथ-साथ बाकी डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। इनफैक्ट सीजीएल में अगर कोई बच्चा इस बार मानो 3000 4000 रैंक है और वो सीएसएस में नौकरी ले गया और उसको ये लगता है कि नहीं यार मैं मेहनत करूँगा अगली बार, मुझे तो इनकम टैक्स चाहिए। तो अगली बार फिर से दोबारा फॉर्म भर के मार्क्स अच्छे ला करके वो इनकम टैक्स में भी लोग लेके जाते हैं। रिसेंट केस आप ऑल इंडिया रैंक 1 का ही देख लो, पिछली बार उनका 1000 के करीब में रैंक था। ठीक है, मैं बताऊँगा नहीं कौन से विभाग में वो थे। थोड़ा गोपनीय है, लेकिन इस बार यहाँ पर जो है ऑल इंडिया रैंक 1 वो लेकर के आए हैं। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आप इसकी तैयारी करते हैं ना, तो आप पहली बात हताश मत होइएगा, निराश मत होइएगा, ठीक है? मैं अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पर सीजीएल में मेरा यहाँ एक्साइज़ इंस्पेक्टर के पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ था, लेकिन इसी की तैयारी के साथ-साथ मैंने ये दोनों भी दिए थे। इसमें भी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और इसके अंदर में ऑल इंडिया रैंक 114 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिला था मुझे, नौरोजी नगर में।
सरोजनी नगर जहाँ पर है, जहाँ मार्केट सरोजनी का सुना ना, सरोजनी के कपड़े में पहन के आती मैडम डिस्को, तो वहीं पर डिफेंस मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय है, उसी में हमारी हुई थी। तो एक तैयारी से मल्टीपल एग्ज़ाम्स आप कर सकते हैं। तो जो बार-बार आप कमेंट करते हैं, सर इससे सीपीओ हो जाएगा, सर इससे सीएचएसएल हो जाएगा, इससे जीडी हो जाएगा। जी हाँ, हो जाएगा, क्योंकि जो आपका ये प्रारंभ बैच है, जो आपका मेरा मैथ्स का चैंपियंस बैच है, उसमें जब हम तैयारी कराते हैं तो कंप्लीट कराते हैं इस तरीके से कि यदि आप इसका भी फॉर्म भरना चाहें तो इसमें भी सिलेक्शन होगा, इसका चाहें तो इसमें होगा, इसका चाहें तो इसमें होगा, इसका चाहें तो इसमें होगा। बाकी जगहों पर क्या होता है, एग्ज़ाम स्पेशल होता है, सीजीएल का स्पेशल करा देंगे बस बात खत्म, या एमटीएस स्पेशल करा देंगे बस बात खत्म। हम एग्ज़ाम स्पेशल कराते ही नहीं हैं। अगर कोई बैच मेरा जीडी डेडिकेटेड आ रहा है तो वो जीडी तक रहेगा, लेकिन अगर कोई मेरा बैच मैथ स्पेशल आ रहा है तो सभी परीक्षाओं के लिए रहेगा, और आप जब पढ़ेंगे तो वो थोड़ा लंबे ड्यूरेशन का बैच होता है और उससे सारा निकलता है। इसीलिए आप देखेंगे जो छोटी-मोटे एग्ज़ाम्स के स्पेशल बैच आते हैं, जैसे जीडी स्पेशल, उनकी फीस भी कम होती है और वो जल्दी कंप्लीट होते हैं। यूपी कांस्टेबल स्पेशल, फीस भी कम होती है, जल्दी कंप्लीट होते हैं, लेकिन उससे सिर्फ वो परीक्षा क्लियर होती है। बट जब आप मैथ स्पेशल की बात करते हैं, तो आपको भी 8 से 10 महीना मुझे देना पड़ेगा, उतने का सब्र आपको भी रखना पड़ेगा, उतने का पेशेंस मैं भी रखूँगा, मिल कर के मेहनत करेंगे, और ऐसा कि आप एक नौकरी में अगर चूक रह जाते हैं, तो आप दूसरी भर्ती भी उसमें से निकाल पाएँ। ठीक है? तो इसीलिए मैंने कहा 9 से 12 लिखा है मैंने, 8 से 10 महीने के अंदर में हमारी तरफ से पूरा सारा सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म होगा। 3 महीने हमने आपके प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट के लिए हमने आपको इसमें रखा हुआ है। सैक्रिफाइस आपको सब कुछ करना पड़ेगा, और आपसे जो रिक्वायरमेंट होगी मेरी, सिर्फ पेशेंस और पर्सिस्टेंस। फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं बोलता हूँ कि यूट्यूब पे चलो ठीक है, थोड़ा बहुत हँसी-मज़ाक हम लोग करते हैं, थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है, थोड़ी इरेगुलरिटीज़ भी हो जाती हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। पहले दिन बता दूँ, ये क्लास फ्री है ना, काफ़ी सारे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, काफ़ी सारे अभी नहीं लिए हैं, तो मैं बता दूँ, अगर आप सीरियस हैं, तो आप जुड़िएगा हमारे साथ में। अपने गोल को लेकर के सीरियस हैं, तो जुड़िएगा। टाइम पास है, तो मत जुड़िएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप कहीं और पे टाइम पास करिए, विद्याग्राम आपके लिए नहीं बना है।